डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज जो हम आपके साथ टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड्स। केपलर्स के जो है वो 3 लॉ हैं, तीनों ही बहुत फेमस हैं। जो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं वो केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड है, जिसमें हम जो है वो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन जो है वो हमारे पास ये है: द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट is directly proportional to cube of mean distance between sun and planet is called Kepler law of period। अगर हम इसको मैथमेटिकली फॉर्म में देखें तो मैथमेटिकली फॉर्म हमारे पास कुछ इस तरह से है। वो ये है कि टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो डिस्टेंस प्लैनेट और सन के दरमियान है उसके क्यूब के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम डायाग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास डायाग्राम है और इसमें ये जो है हमारे पास प्लैनेट, मैस ऑफ प्लैनेट है और ये जो है वो मूव कर रहा है अराउंड द सन। और ये हमारे पास सन का मैस है और ये सन के गिर्द है एलिप्टिकल पाथ में, एलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या कर रहा है, प्लैनेट हमारा क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और ये इसकी वेलोसिटी है और ये सन और प्लैनेट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आर है। और ये हमारे पास मेजर एक्सिस है और इस पॉइंट को हमने सी पॉइंट का नाम दिया है और ये पॉइंट हम लास्ट में डिस्कस करेंगे ताकि आपको बेहतर समझ आ सके। जब हम उस पॉइंट पे जाएंगे तो फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो है वो हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बिटवीन सन एंड प्लैनेट, यानी कि ग्रेविटी की फोर्स जो सन एंड प्लैनेट के दरमियान है वो ये हमारे पास F इज़ इक्वल टू जी mass of planet mass of sun divided by the distance between sun and planet, उसका स्क्वायर जो हमने ग्रेविटी का लॉ पढ़ा था। और ग्रेविटी की फोर्स की वजह से जो है ग्रेविटी की फोर्स हमें प्रोवाइड करती है एक सेंट्रीपिटल फोर्स जो मूव करवाती है ऑर्बिट में प्लैनेट को। तो वो हमारे पास ग्रेविटी की फोर्स है F इज़ इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। एम पी हमने इसलिए लिखा क्योंकि ये मैस ऑफ प्लैनेट है। तो हमने देखा कि हमारे पास ये है वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी है क्योंकि ये सर्कल में मूव कर रहा है। तो इसको हम एंगुलर वेलोसिटी में चेंज करते हैं तो v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा होती है। तो हमने इसकी जगह पे इस v की जगह पे ये पुट किया तो हमारे पास ये आ जाता है। क्योंकि यहाँ पर v का स्क्वायर था और यहाँ पर हमने ओमेगा का भी स्क्वायर लिखा तो हम क्या लिखते हैं, एम पी ऐसे आ जाता है, आर का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर और आर नीचे वैसे ही, और आर आर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास ये आता है। फिर हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या किया, कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद ये एम पी इधर से और एम पी इधर से कैंसिल हो जाते हैं। तो ये जो आर नीचे था इधर जाके इस आर के साथ हमारे पास क्यूब बन जाता है और ये ओमेगा स्क्वायर ऐसे ही आ जाता है, ये जी और एम एस ऐसे आ जाते हैं। तो हमारे पास अब हम दोबारा इसी रिलेशन को फिर लिखते हैं। फिर हमने क्या किया, ओमेगा को इधर ही रहने दिया और ये आर क्यूब को हम इधर नीचे ले आए। ठीक है, तो हमने ऐसे लिख लिया और इसको हमने इक्वेशन नंबर एल कह दिया। और ये हमारे पास W इज़ इक्वल टू 2 पाई/T क्या होता है, जो हमारे पास प्लैनेट जो है वो उसको एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसको हमने कहा 2 पाई/T। तो हम इसका स्क्वायर लेते हैं क्योंकि हमने इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करके अपना फाइनल रिजल्ट लेना है। तो यहाँ पर ओमेगा सिंपल और यहाँ पर स्क्वायर है, तो तब भी हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। अगर इधर भी स्क्वायर हो तो हम बोथ साइड स्क्वायर लेते हैं। तो ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर और टी स्क्वायर। तो अब हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, ये इक्वेशन एल और एन को। तो हमने जब कंपेयर किया, क्योंकि ये भी साइड आपस में इक्वल हैं तो फिर ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगी, तो हमने लिख लिया। तो हमने क्या लिखा, जब लिखा तो हमारे पास रिलेशन इस तरह से आ गया। इसको हम इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 4 पाई स्क्वायर और आर क्यूब। और ये हमारे पास जी एम एस और साथ टी का स्क्वायर। तो अब हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास जो टी है ये हमारे पास आर क्यूब पाई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, और ये हमारे पास जो टर्म थी ये इसके नीचे चली जाती है। तो ये हमारे पास जी एम एस आ जाता है। ठीक है, और ये हमारे पास ये स्क्वायर है, ये हमारे पास आर जो है वो क्यूब है। तो ये हमारे पास ये वाली टर्म जो है ना, सारी की सारी ये वाली टर्म ये हमारे पास कांस्टेंट है। तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कांस्टेंट।
ठीक है। तो अगर हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं कि वही जो हमने स्टार्ट में डेफिनेशन पढ़ी कि ये आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फिर हम ये कह सकते हैं। अगर हम एक और चीज़ जो हमने स्टार्ट में देखी कि ये हमारे पास मेजर एक्सिस है, अगर हम इसको आर से रिप्लेस कर दें, ए को आर के साथ रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हमारे पास रिलेशन इस तरह से बन जाता है कि आर क्यूब, ठीक है। और यही हमारे पास हमारा फाइनल रिज़ल्ट है। और ये हमारे पास इस तरह से हम कर सकते हैं टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए और इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। ओके, ये हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट है इसका।